हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। सभी विरोध प्रदर्शनों और लाला लाजपत राय जैसी विभूति की शहादत के बावजूद साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट न केवल पूरी की बल्कि 1930 में अपनी 2 खंड की यह रिपोर्ट प्रकाशित भी की। इस रिपोर्ट को साइमन रिपोर्ट कहा गया। इस रिपोर्ट का क्या असर हुआ, इसे जानने से पहले कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 के बारे में जान लेना बेहद आवश्यक है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 पहली बार अप्रैल 1924 में नेशनल कन्वेंशन द्वारा भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में तैयार किया गया था, जिसमें माना गया कि भारतीयों के लिए भारतीयों द्वारा बनाए गए संविधान द्वारा शासित होने का समय आ गया है। तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता वाले इस कन्वेंशन में 256 सदस्य शामिल थे, जिनमें से अधिकांश अलग अलग प्रांतों के विधायक या पूर्व विधायक थे। इसमें होम रूल लीग, 1921 क्लब और इंडिया विमेन्स एसोसिएशन का भी प्रतिनिधित्व था। दिसंबर 1924 में बॉम्बे कन्वेंशन बैठा और बिल का संशोधित मसौदा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 1925 द्वारा नियुक्त एक उप समिति को सौंपा गया, जिसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इस उप समिति ने कई संशोधन किए और इन पर अप्रैल 1925 में नेशनल कन्वेंशन द्वारा विचार किया गया। ये जो कॉमनवेल्थ बिल एक प्रकार से इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें 2 पक्ष आते हैं उभर के। एक एनी बेसेंट चाहती थी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया एक डोमिनियन है, न्यूजीलैंड एक डोमिनियन है, कनाडा एक डोमिनियन है, जहाँ की जनता खास करके ब्रिटिश उपनिवेश की जनता ब्रिटिश नागरिक के समान ही कुछ मौलिक अधिकारों को धारण करता है। जैसे उसमें वयस्क मताधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न है, ये 2 केंद्रीय बिंदु हैं। तो एनी बेसेंट भी चाहती थी कि भारत के लोगों को भारत में भारत के प्रकार का शासन चाहिए। यद्यपि कि अधिसत्ता केंद्रित होगी ब्रिटिश क्वीन में, ब्रिटिश जो शासन तंत्र है उसके अंदर हम एक राज्य की भांति होंगे, जहां हमें मौलिक स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की कुछ मौलिक अधिकार हमारे होंगे और सरकार हमारे चुने गए लोगों की होगी। तो यह जो मांग थी, इसको समर्थन मिला इंग्लैंड में, जो उस समय वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी थी, इस मत की विरोधी थी। लेकिन जो लेबर पार्टी थी वो इस मत का कुछ हद तक समर्थन करती थी। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 में 127 अनुच्छेद थे, जिन्हें 10 अलग अलग अध्यायों में बांटा गया था। ये बिल एक पूरे संविधान की तरह विस्तृत और व्यापक था। इसमें लगभग सभी विषयों को शामिल किया गया था, जिसकी अपेक्षा एक संवैधानिक दस्तावेज में की जाती है। इसमें मौलिक अधिकारों पर पूरा एक खंड था, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लैंगिक समानता का अधिकार शामिल था। हालांकि इसमें अधिकांश अधिकार
ब्रिटिश सरकार के प्रतिबंधों के अधीन थे। दिसंबर 1925 में लेबर पार्टी के एक प्रमुख सदस्य जॉर्ज लैंसबरी ने ब्रिटिश संसद में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 प्रस्तुत किया। Now the time has come that India should be given the status of a full dominion, and until the MPs of India are ready to prepare their own constitution and completely control the country, as the representative of the British Crown, the Viceroy controlled the activities of the Indian Parliament. Viceroy run India's army, navy and foreign affairs as per his wish. Any steps taken by the Indian Parliament in relation to Indian states should be approved by the Viceroy. While doing so, the Viceroy should guarantee personal liberty, freedom of conscience, freedom of speech and gender equality of Indians. जो संसाधनों का उपयोग था वो हर ब्रिटिश व्यक्ति चाहता था, चाहे वो लेबर पार्टी हो चाहे कंजर्वेटिव पार्टी हो। लेकिन भारत में शासन को बनाए रखने की नीतियों में थोड़ा सा भेद था। ये भारत के इतिहासकारों को और सामान्य जनता को समझना पड़ेगा। शासन नीति तो भारत के संसाधनों को लूटने की, उस पर नियंत्रण रखने की सभी अंग्रेजों की थी, पर लेबर पार्टी और उसमें एक अंतर ये था कि भारत में अंग्रेजों की भांति जो प्रशिक्षित शिक्षित लोग हैं, इनको शासन में अधिकार देकर हम ब्रिटिश शासन तंत्र को अधिक काल तक बनाए रख सकते हैं, क्योंकि इससे असंतोष पैदा नहीं होगा। और कंजर्वेटिव पार्टी ये कहीं ना कहीं मान बैठी थी कि भारत में जो राजनीतिक आंदोलन है वो प्रतीकात्मक है। हम 1857 की लड़ाई में इतनी बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं और देसी राजवाड़े सब हमारे अंदर हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 ब्रिटेन के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में पढ़ा गया एक दस्तावेज मात्र बनकर रह गया, क्योंकि लेबर पार्टी चुनाव में हार गई और यह विधेयक ब्रिटिश संसद में पारित नहीं हो सका। लेकिन जानकारों का मानना है कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 का 1928 की नेहरू रिपोर्ट पर गहरा असर पड़ा। सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट, जिसे 1928 की नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है, को मुस्लिम लीग ने ये कहते हुए खारिज कर दी कि रिपोर्ट भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा नहीं करती। वहीं हिंदू महासभा को रिपोर्ट में मुस्लिमों को अधिक अधिकार देने पर आपत्ति थी। हिंदू महासभा को रिपोर्ट में नए मुस्लिम बहुल प्रांत बनाने के प्रस्ताव पर आपत्ति थी। पंजाब और बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण का भी हिंदू महासभा ने पुरजोर विरोध किया। महासभा के प्रतिनिधियों का मानना था कि मुस्लिम बहुसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण करने से दोनों राज्यों पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं पर मुस्लिमों का नियंत्रण हो जाएगा। हिंदू महासभा ने देश में एक सख्त एकात्मक संरचना यानी स्ट्रिक्ट यूनिटरी स्ट्रक्चर की मांग की। इन स्थितियों का अवलोकन करके कंजर्वेटिव पार्टी ये मानती थी, सोचती थी कि हम भारत में जैसे भी शासन चलाएं, शासन तो चलेगा, किंतु लेबर पार्टी दो पक्ष में थी। वो पक्ष ये था कि भारतीयों को मौलिक अधिकार एक बड़े स्तर पे मिलना चाहिए मनुष्य होने के नाते और ब्रिटिश राज्य के नागरिक होने के नाते। लेकिन जब जब लेबर पार्टी की सरकार बदलती थी, आप ये मान लें कि वो नियम परिवर्तित हो जाते थे, उस पर कोई फिर बहस नहीं हो पाती थी और कंजर्वेटिव पार्टी अपने मत के अनुसार सत्ता चलाती थी। तो ये एक जो खेल था, ये प्रकरण था, ये पूरे स्वतंत्रता आंदोलन काल में आपको दिखेगा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि न केवल मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया,
स्वयं जवाहरलाल नेहरू, जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की उस समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के बेटे और खुद उस समिति के सचिव ने भी समिति की इस रिपोर्ट यानी नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू के उस विरोध में सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। वजह थी समिति की रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेटस देने पर जोर देना। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर 1928 में ही भारत की स्वतंत्रता के लिए एक नई लीग बना ली, जिसके पहले अध्यक्ष श्रीनिवास अय्यंगर बनाए गए। रैडिकल जो थॉट उस समय आनी शुरू होती है भारतीय चेतना में, युवा चेतना में, जिसके सबसे मुखर प्रतिनिधि सुभाष चंद्र बोस हैं। कांग्रेस की सभाओं में जाना, खाकी वर्दी गठित करना और एक जो हम कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स थी, उसका रिवाइवल आरंभ होता है। एक उग्रवादी जो राजनीति थी उसका वो स्वरूप नहीं है जो तिलक के अंदर था, लेकिन ये एक नई युवा चेतना थी जो पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य मानती थी। 1927 में मद्रास में नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने ये निर्णय लिया कि कालांतर में जो हमारा लक्ष्य है वो स्वराज नहीं स्वतंत्रता है। स्वराज बनाम स्वतंत्रता, डोमिनियन स्टेटस बनाम सोवरिन इंडिया, ये भी एक आंतरिक संघर्ष है जो हमने कहा दो तीरों के बीच में बहती है राजनीतिक विचारधारा। तो सुभाष चंद्र बोस और जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा, भारत एक पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करेगा, इस विचारधारा के समर्थक थे और इसीलिए इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया। 30 अगस्त 1928 को भारतीय स्वतंत्रता लीग की भारत में स्थापना होने के बाद भी गांधी जी के प्रभाव में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की समिति द्वारा तैयार की गई उस रिपोर्ट को, जिसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा गया, को पारित कर दिया गया और गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार को 1 साल के भीतर इस रिपोर्ट को लागू करने की डेडलाइन दे दी गई। गांधी जी की चेतावनी के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की समिति द्वारा तैयार की गई उस रिपोर्ट को लागू करना तो दूर, उसे कोई महत्व ही नहीं दिया। इसके उलट साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली। यही नहीं, रिपोर्ट को मई 1930 में प्रकाशित करने की तैयारी भी कर ली गई। ब्रिटिश सरकार एक तरफ भारतीयों को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है, दूसरी ओर जीवन यापन करने वाली वस्तुओं पर कर लगा रही है। उसने तो नमक तक को नहीं छोड़ा, उस पर मोटा कर लगा रखा है। सरकारी कानून का उल्लंघन कर हम स्वयं नमक बनाकर ब्रिटिश कानून के विरुद्ध विरोध दर्ज कराएंगे। सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों, सरकारी उपाधियों का बहिष्कार करेंगे। समस्त विदेशी सामानों का बहिष्कार कर उनकी होली जलाएंगे। माताएं और बहनें शराब की दुकानों पर जाकर धरना देंगी। जब तक ब्रिटिश सरकार भारतीयों की मांगों पर ध्यान नहीं देती, तब तक कोई भी भारतीय ब्रिटिश सरकार को किसी भी तरह का कर नहीं देगा। ब्रिटिश सरकार नमक जैसी चीजों पर कर लगाती है। मैं समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को चुनौती दूंगा और इसके लिए दांडी यात्रा करूंगा। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी, जो अरब सागर का तटीय शहर है, तक अपने 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की पदयात्रा की।
इस यात्रा का उद्देश्य समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करना था। गांधी जी ये मानते थे बहुत हद तक कि ब्रिटिश अधिसत्ता को अभी चुनौती नहीं देना है, सहयोग करके संवैधानिक सुधार लाना है। नेहरू रिपोर्ट में ये बात कहीं ना कहीं दर्ज थी। गांधी जी भारत की विविधता में एकता के प्रश्न को महत्वपूर्ण मानते थे कि विरल संघ नहीं हो सकता है भारत राष्ट्र के रूप में मजबूत हो, प्रांतीय अधिकार होंगे लेकिन संघ मजबूत होगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को वो मान रहे थे जो नेहरू रिपोर्ट में था। पृथक राष्ट्रीयता धर्म के आधार पर बनाई जा सकती है, इस सिद्धांत को गांधी जी नहीं मानते थे, ये बात भी नेहरू रिपोर्ट में थी। मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रेस की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बात नेहरू रिपोर्ट में थी, गांधी जी उसको मानते थे। तो इसलिए नेहरू रिपोर्ट पर गांधी जी का जो मत था वो स्वीकृति का मत था। लेकिन जैसी गांधी जी ने बहुत बड़ी विडंबना देखी थी प्रथम विश्व युद्ध के समय, गांधी जी ने गुजरातियों को कहा कि पंजाब से सीखो, वो किस तरह सेना में भर्ती हो रहे हैं, आप भी भर्ती होइए। लेकिन परिणाम क्या निकला था उसका? जालियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट। तब गांधी जी को कहना पड़ा था कि हम असहयोग का आंदोलन चलाएंगे। गांधी जी का आंदोलन का 3 पक्ष है, कानून, करुणा और क्रांति। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में फैल गया। देखते ही देखते लाखों भारतीय इसमें शामिल हो गए। ब्रिटिश अधिकारियों ने 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 5 मई को गांधी जी भी गिरफ्तार कर लिए गए। आंदोलन की व्यापकता ऐसी थी कि गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद भी सत्याग्रह जारी रहा। स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को बंबई से लगभग 150 मील उत्तर में धारासणा क्षेत्र में 2,500 लोगों की भीड़ का नेतृत्व किया। मैं विजयी होंगी या मर जाऊंगी। जब नमक डिपो के चौकीदारों को हटाकर हम आगे बढ़ेंगे तो मैं सबसे आगे रहूंगी। मैं कैंची से कांटेदार तार काटकर अपने हाथों से नमक छीनूंगी। मैं स्वतंत्रता के इस आंदोलन में मैं ऐसे भाग लूंगी कि मेरे प्रयासों से प्रेरित होकर देश की नारी शक्ति बढ़ चढ़कर स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ जाएंगे। सरोजिनी नायडू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक अद्वितीय नायिका है और उनका भी जीवन का 3 बहुत बड़ा आयाम है और उनके भी सूत्र में कहीं ना कहीं जाकर गोखले हैं। पहली प्रेरणा गांधी नहीं है, गांधी से तो 1914 के बाद वो मिली है। सरोजिनी नायडू की जो पृष्ठभूमि थी उसमें एक ओर बंगाल है, दूसरी ओर हैदराबाद है, तीसरी ओर भारत में स्त्रियों की स्थिति को लेकर चलने वाले आंदोलन है। बंगाल में जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उन्होंने बृहद कार्य किया था, लेकिन उसके बाद गोंडो केशव कर्वे ने बहुत मेजर काम किया था, महाराष्ट्र में काम किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वयं काम किया था। 1906 के कांग्रेस में कलकत्ता में पहली बार सरोजिनी नायडू जी ने भाग लिया था और वो धीरे धीरे गांधी जी के संपर्क में आई। तब वो होम रूल लीगियों के साथ थे, यानी जो एनी बेसेंट का जो एक भारत में राजनीतिक आंदोलन था उसकी वो कहीं ना कहीं पक्षधर थी। उसका कारण था एक थियोसॉफी की आइडिया जो उनका था कि भारतीय धर्मों का पक्ष, दूसरा स्त्री उद्धार और स्त्री का उत्थान का प्रश्न था। तो जो इंडियन वुमेन एसोसिएशन था उनका इनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव था और उनकी जो वक्तृत्व क्षमता थी वो बहुत मुखर थी और इसलिए उनको 1925 में कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। तो गांधी जी के जो नमक सत्याग्रह में जो आंदोलन चला है उसमें 6 अप्रैल के बाद का जो पूरा चरण है उसकी वो नेतृत्व करता थी और
धर्षणा जो नमक सत्याग्रह हुआ है, जहाँ पर कि ब्रिटिश शासन ने वहाँ पर लाठीचार्ज किया, स्त्रियों तक को पीड़ित किया गया है, उसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू कर रही थी। सरोजिनी नायडू का जो सबसे बड़ा योगदान था कि गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद गांधी जी ने स्वयं उनको ये नेतृत्व सौंपा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 5 वर्ष का हो चुका था। अनुशीलन समिति और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहकर क्रांति की अलग जगाने वाले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार भी सर संचालक का पदभार डॉक्टर वासुदेव परांजपे को सौंपकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में कूद पड़े। लेकिन विदर्भ के उस क्षेत्र में समुद्री तट तो था नहीं कि नमक बना सके। इसलिए हेडगेवार जी ने जंगल कानून तोड़कर आंदोलन को विस्तार देने का निर्णय लिया। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कुछ भी करना होगा। अंग्रेजों के पैरों में बूट पॉलिश करने से लेकर उनके पैरों से बूट को निकालकर उनके ही सिर को लहूलुहान करने तक सभी मार्ग हमारे स्वतंत्रता की प्राप्ति के साधन हो सकते हैं। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि हमें अपने देश को स्वतंत्र कराना है। अंग्रेजों का जंगल का कानून तोड़कर मैं उनके शासन को चुनौती देता हूं। मैं जल्द से जल्द अपने देश में 100 का शासन लागू करने की मांग करता हूं। कहीं फैक्ट्रियों में शोषण था, उसके विरुद्ध भी आंदोलन चला है। कहीं जंगल सत्याग्रह ने स्वरूप को लिया है। तो हेडगेवार जी जो जंगल सत्याग्रह लिए हैं, उनके 4 पक्षों को देखना चाहिए। जंगल स्वतंत्र जीवन प्रणाली का भारतीय जीवन परंपरा में एक अद्भुत उदाहरण है। कभी उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। उनके स्वतंत्र अधिकार हैं, जंगल के उत्पादों पर उनकी आजीविका थी। उसके बाद जंगल में क्या होना शुरू हुआ? जंगल की पूरी जीवन पद्धति को ही ट्राइबल और एबोरिजिनल शब्द से संबोधित किया गया। ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा कि ये तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट पैराडाइज है, तरह तरह के लोग हैं और मनुष्य जैसे कुछ इनके क्रियाकलाप हैं और इनकी पृथक पृथक जीवन पद्धति है, आप इनको अध्ययन करो। भारत में दृष्टि नहीं थी। हेडगेवार जी एक करुणा भाव से भी जंगल गए कि जंगल के जीवन में रचनात्मक सुधार होना चाहिए। केवल वन कानूनों का मामला नहीं है कि वन के कानून जटिल है। वन के कानूनों के और उनके लिए तो सीताराम अलूरी, सीताराम राजू का बहुत बड़ा विद्रोह हुआ है। तमाम हूल विद्रोह हुए हैं, संथाल विद्रोह हुए हैं। लेकिन हेडगेवार जी ने यहाँ जो पद्धति फॉलो की वह थी कि जंगल के क्षेत्र में उनके जीवन में सुधार हो, शिक्षा का संदेश जाए और वो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सके। नमक सत्याग्रह की तर्ज पर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा विदर्भ में चलाए गए जंगल सत्याग्रह के साथ अप्पाजी जोशी जो बाद में संघ के सरकारवा बने, दादाराव परमार्थ जो आगे चलकर मद्रास में प्रथम प्रांत प्रचारक बने के साथ 12 अन्य स्वयंसेवक भी शामिल हुए। सत्याग्रह के दौरान इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और सबको 9 महीने का सश्रम कारावास दे दिया गया। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट ने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश उत्पन्न कर दिया। उससे भयभीत होकर या किसी अन्य वजह से अंग्रेजों ने गांधी जी को जनवरी 1931 में जेल से रिहा कर दिया। जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान लंदन में भारत के भविष्य पर होने वाले गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के साथ साथ सत्याग्रह को समाप्त करने पर सहमति बन गई।
हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा। संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।